नमस्कार साथियों, आइए समझते हैं आज तुगलक वंश के इतिहास को। देखिए, तुगलक वंश 1320 से 1398 तक चला है। कुछ बुक में 1414 भी मिलेगा, है ना। अभी जब तुगलक वंश का अंतिम शासक आएगा उस समय मैं बताऊंगा कि 98 कुछ बुक में लिखा रहता है, कुछ बुक में 1414 लिखा रहता है। ऐसा क्यों लिखा रहता है? तो आज तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखेंगे। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक कौन है, ध्यान से पहले समझने का प्रयास करिए, क्योंकि इतिहास समझने का विषय है। तुगलक वंश से पहले एक वंश था, उस वंश का नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश था और खिलजी वंश में 4 शासक हुए थे। खिलजी वंश में 4 शासक हुए थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक था, दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी हुआ था, तीसरा शासक जो था वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था और चौथा शासक जो था वो था खुसरो खां। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक जब खुसरो खां था ना, तो खुसरो खां ये एक ऐसा शासक था जो हिंदू धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपनाया था और शासक बन गया था। इसलिए गाजी मलिक तुगलक नाम का एक व्यक्ति था। गाजी मलिक तुगलक नाम के व्यक्ति ने ये नारा लगाया कि इस्लाम खतरे में है और अलाउद्दीन खिलजी के वंशजों का अपमान हो रहा है। तो ये नारा लगाया क्यों? क्योंकि खुसरो खां जो था ये हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाया था और शासक बन गया था, इसलिए वो नारा लगाया और इसको खुसरो खां को आमंत्रित किया युद्ध के लिए। और ये खुसरो खां युद्ध में पराजित हो जाता है और गाजी मलिक तुगलक इसकी हत्या कर देता है। और यही गाजी मलिक तुगलक है ना, गाजी मलिक तुगलक ने 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां की हत्या करके 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक नाम से सिंहासन पर बैठा। यही जो गाजी मलिक तुगलक है ना, ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा है। तो जो पहले गाजी मलिक तुगलक था उसने अपना नाम परिवर्तित करके गयासुद्दीन तुगलक रख लिया और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से यह सिंहासन पर बैठा। याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक पहले गाजी मलिक तुगलक के नाम से जाना जाता था और ये खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां की हत्या 5 सितंबर 1320 को की और 5 सितंबर 1320 को हत्या करने के ठीक 3 दिन बाद 8 सितंबर 1320 को अपना नाम गाजी मलिक तुगलक से बदलकर गयासुद्दीन तुगलक रख लेता है और सिंहासन पर बैठता है। और इसी के द्वारा इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पॉइंट बन करके आते हैं, यानी एग्जाम में प्रश्न बन करके आ जाते हैं। जैसे वह कौन सा शासक था जो मंगोलों के आक्रमण को सबसे अधिक बार विफल किया था? तो इसके गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ था और 29 के 29 बार मंगोल आक्रमण को ये विफल किया था। कैसे 29 का 29 बार विफल करने का मुद्दा क्या है? देखिए, जो दिल्ली थी ना, दिल्ली में जो मंगोल लोग थे वो आकर बसे थे। तो किसके शासनकाल में बसे थे? इसके पहले का जो वंश है खिलजी वंश, उसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक बना था तो उसके शासनकाल में मंगोलों को दिल्ली में बसाया गया था। और वो मंगोल अब आ करके कहाँ? ये दिल्ली के आसपास, है ना, मान लेते हैं ये दिल्ली के आसपास मंगोल आ करके बस गए थे। और उन्हीं मंगोलों में से कुछ लोग संगठित होकर के, जैसे 50, 60, 70 ऐसे लोग संगठित होकर के शासक तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक के खिलाफ वो क्या करते थे? विद्रोह करते थे। और जब वो विद्रोह करते थे, आक्रमण का निमंत्रण देते थे, तो आक्रमण होता था तो खिलजी वंश का ये शासक गयासुद्दीन तुगलक इन जो 50-60 लोग हैं इनके आक्रमण को या उनके द्वारा उत्पन्न किए गए विद्रोह को शांत करता था। अब वो 29 का 29 बार, है ना, 29 बार ऐसे विद्रोह को शांत किया, ऐसे आक्रमणों को उसने झेला है। तो यही इसीलिए कहा जाता है। नहीं तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति 29 बार युद्ध लड़े और 29 का 29 बार जीत जाए। अब ये 1320 से 1325 ये 5 साल का ही तो समय है। 5 साल में 29 बार आक्रमण हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो वही जब घर में ही झगड़ा करना है तो एक दिन में 100 बार झगड़ा कर लो, है ना, 29 बार की क्या बात है? तो वही है कि गाजी मलिक तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा है, वो मंगोल आक्रमण को कितनी बार विफल किया है? 29 बार विफल किया है। और वो 29 बार कैसे विफल कर दिया?
भाई जैसे क्या है ना कि हमारे इंडिया का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलते हैं वो लोग आ करके हम लोगों से अगर मैच खेलें तो जितना बार हम लोग खेलेंगे ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से, वो लोग उतनी बार हमको हरा देंगे, जितना खेलेंगे उतनी बार हरा देंगे। तो ऐसा कब हो जाएगा भाई? दोनों में अंतर कितना है? वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं और हम घरेलू क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति हैं, तो वो तो हरा ही देंगे। वैसे ही ये शासक है, 20-50 मंगोल एकत्रित होकर के आक्रमण के लिए न्योता दे देते हैं, तो ऐसे आक्रमण को वह तो शांत कर लेगा, तो 29 का 29 बार शांत कर लेगा, है ना। अभी वही क्या रहे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो इंडिया 29 का 29 बार नहीं जीतेगी, है ना। ज़रूर 2-4 बार हार भी सकती है ना। तो ऐसा होता है कि ये मंगोल आक्रमण जो विफल किया गया, इसके द्वारा 29 बार विफल किया गया, तो ये घरेलू मामला था, इसलिए हो गया। अब देखिए संभवतः ये जो गयासुद्दीन है, इसके शासनकाल के दौरान संभवतः सिंचाई हेतु कुएं का और नहर का निर्माण हुआ था, अतः इसको प्रथम शासक माना जाता है जो कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। तो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि कुएं और नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक कौन माना जाता है? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम शासक माना जाता है। अब ये तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक था ना, ये वही सिंचाई की व्यवस्था, साम्राज्य में जो कृषक हैं, जो किसान हैं, वो सिंचाई कर सके, क्योंकि उस समय उर्वरक था नहीं। जो खेती थी उस खेती पर क्या होता था, फसल उगाया जाता था तो पानी का ही सहारा होता था, वो भी ना मिले तो पैदावार कैसे होगी? और पैदावार नहीं होती थी तो सरकार को मतलब शासक को टैक्स देना, कर देना पड़ता था। अब कर कहाँ से देंगे? पैदावार हुई ही नहीं, मुख्य आधार कमाई का वही था। पैदावार नहीं होती थी तो शासक को कर कैसे दिया जाएगा? तो ये बड़ी समस्या हुआ करती थी। तो किसान लोग फसल से उत्पादन कर सकें, इसलिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों का निर्माण करवाया गया। तो जनता के हित में इसने कार्य किया, नहरों का निर्माण किया, कुओं का निर्माण किया। कुएं से भी खेत की सिंचाई होती थी, पीने के लिए पानी मिल जाता था। तो ये सारे कार्य जो हैं वो जनता के हित में थे। फिर क्या हुआ, इस शासक ने तुगलकाबाद में, जो दिल्ली थी ना, उस दिल्ली के समीप ही पहाड़ियाँ जो थीं, उन पहाड़ियों के बीच में इसने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। तो ये पूछा जाता है तुगलकाबाद नामक नगर किसने बसाया है? तो तुगलकाबाद शहर को बसाने वाला शासक तुगलक वंश का संस्थापक ही है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश की स्थापना किया, वही तुगलकाबाद नगर भी बसाया था। और उस तुगलकाबाद शहर को बसा तो दिया, अब तुगलकाबाद शहर की रक्षा है तो उसने उस शहर में, तुगलकाबाद में ही 56 कोट दुर्ग का निर्माण भी करवाया। अब देखिए दुर्ग ऐसे होते हैं ना कि वो दुर्ग का मतलब ये है कि ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से बनवाए जाते हैं। दुर्ग से कभी कोई दुश्मन एंट्री नहीं करता है। जैसे हमारा दुर्ग है, हमारे साम्राज्य के, हमने अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनवाया है, तो हमारे दुर्ग से हमारे शत्रु आक्रमण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुर्ग एक ऐसा होता है कि यहाँ से आक्रमणकारियों को सबक सिखाना बड़ा आसान होता है। इसमें सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती हैं। जैसे क्या होगा, दीवार बनी रहेगी, खूब बड़ी बड़ी सी दीवारें बनी रहेंगी और दीवारों के बीच में थोड़ा सा झरोखा खोल दिया जाता है। अब थोड़े से झरोखे से तो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं ना कि जो लोग आ रहे हैं, घुड़सवारी से आ रहे हैं या किसी भी आ रहे हैं, पूरा उनको देख सकते हैं और उसमें से बंदूक निकाल करके उसको ढाई से दाग भी सकते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो लेकिन वो सामने वाला आपको उस छोटे से झरोखे के बीच से दाग नहीं पाएगा, है ना, तो वहाँ पर आसानी होती है। तो दुर्ग इसीलिए बनाए जाते थे ताकि हम अपने साम्राज्य की देखभाल अच्छे से कर सकें। अगर कोई आक्रमणकारी आक्रमण करता है तो उसको सबक सिखा करके उसको वापस भेज सकें। तो ये तुगलकाबाद शहर की हिफाजत के लिए तुगलकाबाद में 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया गया और डाक व्यवस्था को इसने व्यवस्थित किया। डाक व्यवस्था जो व्यवस्थित नहीं थी, पत्राचार के लिए या फिर और बहुत सारे कार्य होते हैं, आप सब लोग तो जानते ही हैं। डाक व्यवस्था के जो कार्य हैं उन सभी कार्यों को करने के लिए डाक व्यवस्था को इसने व्यवस्थित किया। और एक और कार्य इसने किया, देखिए इसके पहले जो तुगलक वंश के पहले जो खिलजी वंश था, खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखिए हमने दिल्ली सल्तनत के इतिहास को
पूरा पढ़ा दिया है, यहाँ तक आपको आपका आ चुका है और पूरा पढ़ाऊँगा। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल को भी मैंने पढ़ाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल। आप जानते हैं घोड़ा को दागने की प्रथा, सैनिक को नगद वेतन देने की प्रथा, है ना, विद्रोहियों के बीवी बच्चों को मारने की प्रथा, साथ ही साथ सैनिकों का हुलिया लिखने, सैनिकों को नगद वेतन देने, है ना, ये सभी प्रथाओं को लाने वाला जो शासक था यही था, है ना। और इसकी के द्वारा सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी, इस वंश के पहले खिलजी वंश था, उस वंश का ये दूसरा शासक था। इसने सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर भी लिया था। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला जो प्रथम शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी ही है। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने ना, जब इसका शासनकाल चल रहा था तो अमीरों से, जो जागीरदार हुआ करते थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, उन सबसे ज़मीनें, जो ज़्यादा ज़मीनें जिनके पास होती थी, उनसे कुछ ज़मीनें ये छीन लिया था और छीन करके मतलब उसको सरकारी संपत्ति बना दिया था, है ना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों से जो ज़मीनें छीनी थी, उन्हीं ज़मीनों को जब ये शासक बना है तो अमीरों को भूमि वापस लौटा दिया। लेकिन अमीरों से भूमि ले कौन लिया था? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। और ये जब शासक बना है तो इसने अमीरों को भूमि वापस दे दिया। और देखिए, ये जो गयासुद्दीन तुगलक है, इतने सारे कार्य किए, यानी मंगोल दिल्ली में बसे हैं, तमाम षड्यंत्र रच रहे हैं और उन षड्यंत्र को यह विफल कर रहा है ना। सिंचाई के लिए कुएं का, नहरों का निर्माण कर रहा है, तुगलकाबाद नगर बसाया है और उसकी हिफाजत के लिए 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया है। डाक व्यवस्था को उसने व्यवस्थित कर दिया है। अमीरों से भूमि जो वापस ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी, उसको इसने अमीरों को वापस कर दिया, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने जो हड़प लिया था ज़मीनें अमीरों से, उसको ये वापस कर रहा है। तो इसका जितना भी कार्य ना, वो सारा कार्य जनता के हित में है और जनता का ये प्रिय बन चुका था। बहुत अच्छा शासक जनता की नज़रों में हो चुका था। और एक दिन ये क्या हुआ कि 1325 ईस्वी में 20 से 25 तक ही ये शासन किया है, 1320 से 25 तक। जब 1325 आई ये बंगाल अभियान, पश्चिम बंगाल देख रहे होंगे, बांग्लादेश देख रहे होंगे, उस वाले क्षेत्र में इसने अभियान किया और वहाँ से विजय करके ये वापस आ रहा था। और दिल्ली के समीप जिस नगर को इसने बसाया था, किस नगर को? तुगलकाबाद नगर को इसी ने बसाया था। और उसी नगर के बीच में ये अपने भतीजे जूना खां को, किसको? जूना खां को नियुक्त किया था और जूना खां ने वहाँ पर एक लकड़ी का महल बनवाया था। अभियान से ये लौट रहा था और उसी तुगलकाबाद में, उसी लकड़ी के महल में जूना खां ने इसके विश्राम की व्यवस्था की थी। अब ये सोचा कि भाई साम्राज्य वापस चल रहे हैं तो तुगलकाबाद से होकर चले। तुगलकाबाद गया, वहाँ पर विश्राम करने के लिए ठहरा और लकड़ी का जो महल बनवाया था जूना खां, उसी महल में ये ठहरा और रात में वह लकड़ी का महल ढह करके गिर गया। शासक उसी में दब करके मर जाता है। और जो जनता का बहुत प्रिय शासक था, उस शासक की मृत्यु लकड़ी के मकान के ढहने से हो जाती है। उसका दोषी कौन माना जाएगा? जिसने उस बग को बनवाया, जूना खां। जूना खां इसका दोषी माना जाता है। और ये अगला शासक भी बनने वाला था, क्योंकि ये उत्तराधिकारी भी है। शासक के मरने के बाद इसी को शासक भी और यही दोषी भी पाया गया। तो ये लगभग 40 दिन तक ये जूना खां तुगलकाबाद शहर में ही रहा, वहाँ से नहीं निकल कर वो दिल्ली नहीं गया। क्यों नहीं गया? वो जानता था कि जनता के प्रिय शासक की मृत्यु लकड़ी के महल के ढहने से हुई है, जिसका दोष मुझ पर लगेगा क्या? लग चुका है, जिसका दोषी ये माना जाता है। और अब ये माना जाता है तो जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, इसको देखते ही विद्रोह कर देगी, इस पर टूट पड़ेगी, इसकी हत्या भी हो सकती है। इसलिए इसने क्या किया? निर्णय लिया कि ये तुगलकाबाद से बाहर नहीं निकलेगा, दिल्ली नहीं जाएगा वो राज्याभिषेक कराने के लिए। तो 40 दिन तक ये कहाँ रहा? 40 दिन तक वो तुगलकाबाद में ही रहा। 40 दिन, आप जानते हैं कोई भी घटना होती है जब ताज़ी होती है तो लोगों को बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, गुस्सा शांत हो जाता है। 40 दिन में लोगों का गुस्सा मतलब थम करके कम हो गया, आधा से ज़्यादा कम हो गया। तब यह सोचा कि अब कुछ लगभग ठीक हो चुका है। तो यह वहाँ से निकला और दिल्ली गया, वहाँ पर अपना राज्याभिषेक कराया।
और राज्याभिषेक कराने के पश्चात, जब राज्याभिषेक कराया ना, तो जूना खां नाम से राज्याभिषेक नहीं कराया, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राज्याभिषेक कराया। मोहम्मद बिन तुगलक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इसने अपना राज्याभिषेक कराया। देखिए इतिहास में इस मोहम्मद बिन तुगलक को पागल रक्त पिपासु कहा गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये मोहम्मद बिन तुगलक, भले ही इसको इसकी जनता ने पागल कहा, रक्त पिपासु कहा, लेकिन पूरे दिल्ली सल्तनत में इससे योग्य शासक कोई नहीं था, इसके जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन सा है जिसकी हैंड राइटिंग सबसे बढ़िया थी, तो इसकी हैंड राइटिंग से भी क्वेश्चन आया है ना। ये बहुत, कहने का मतलब ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक है ना, कि जितनी भी योजनाएं आई हैं वो भविष्य के लिए बहुत ही लाभकारी थी, लेकिन उसकी योजनाएं सफल नहीं हो पाई। क्यों नहीं सफल हो पाई? क्योंकि ये जो भी कुछ करता था वो आगे की सोच कर करता था, और उस समय पूरे साम्राज्य का ये लेवल नहीं था कि वो 100 साल या 200 साल आगे तक की सोच सके। सोच उस समय जनता की आगे तक नहीं थी, लेकिन इसकी थी, है ना। अभी जैसे जब अब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था, मोबाइल के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, उस समय अगर कोई व्यक्ति कहता कि मैं एक ऐसा मशीन बनाऊंगा कि वह मशीन तुम अपने घर पर बैठ करके दिल्ली में बैठे व्यक्ति से बात कर लोगे, तब लोग हंसते। लेकिन आज ये आम बात हो चुकी है ना। लेकिन जब मोबाइल के बारे में कोई नहीं जानता था, तब ऐसा कोई कहा होता तो उसको लोग पागल कहते। तो वही बात थी, इसने जो भी व्यवस्था की आगे की सोच कर की, लेकिन इसको लोगों ने पागल रक्त पिपासु जैसा नाम दिया, लेकिन वैसा है नहीं। सबसे योग्य, दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक यही है। इसके इतिहास के बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा, ये कितना इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वो सब मैं कल बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से पुनः अगले टॉपिक इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।